आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर वीडियो पर बने रहिएगा और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। और ये जो हमारा सीरीज है, सीरीज का नाम है टपाटप सीरीज। एक गाना होगा ना टपाटप वाला, आप लोग सुने होंगे। गाना कितना सुनने में मजा आता है, बहुत मजा आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बताऊंगा ना सर, आंसर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस चीज का भी आपको वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम लोग तो कमेंट्स करते हैं, आप तो वीडियोज देते हैं नहीं। सर मैं वीडियोज देता हूं और इतना सारा सब्जेक्ट और इतना कम टाइम सर अकेले करना बस की बात नहीं है। थोड़ा आप लोग भी मैनेज करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बहस बहुत ज्यादा हो गया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए बंद माने क्या होता है, मान के चलिए कोई घर है जो बंद है, लॉक्ड है, ठीक है। ये घर क्या है, बंद है, ताला लगा हुआ है। अगर ताला लगा रहेगा सर तो बात को समझ लीजिए, मतलब इस घर में कोई भी आदमी मतलब बाहर का आदमी अंदर नहीं जा पाएगा और अंदर का आदमी बाहर भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर, जो अंदर में जो आदमी रहेगा क्या होगा, वहां पर जो भी मतलब रहेगा चीज वही सब चीज खाएगा। तो बस यहाँ पर भी बात वही है। देखिए बात वही है, माने बात को समझिए क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात या आयात नहीं किया जाता है और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पाद पर निर्भर रहता है। वही बात हुआ कि यहाँ पर ना तो आयात होगा ना निर्यात होगा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं होगा। जो यहाँ पर घरेलू क्षेत्र रहेगा वहां पर जो घरेलू उत्पाद रहेगा उसी पर यह डिपेंड करेगा। बस यहाँ पर सिंपल सा वही बात बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको घर का एग्जाम्पल देकर समझाया। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे देखिए आगे का जो प्रश्न है क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। देखिए यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है ये क्या करता है सर, मतलब यहाँ पर होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो हर एक चीज समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक करके समझा के ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप हो या फिर मैं हूं या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उनको एक अधिकार दिया गया है निजी संपत्ति रखने का। क्या आप संपत्ति रख सकते हैं? रख सकते हैं सर, अभी भी आपके पास पैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निजी संपत्ति रख सकते हैं और हर एक कोई संपत्ति रखता है। किसी के पास 5 लाख है, 10 लाख है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो यहाँ पर क्या निजी मतलब यहाँ पर एक अधिकार दिया गया है कि आप लोग निजी संपत्ति रखो। तो निजी संपत्ति रखने का यहाँ पर एक अधिकार दिया गया है। और ये कहाँ से है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है सर, ठीक है। क्या एक्शन है, विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, विशेषता है, जिसमें हर एक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्चुअल में क्या हुआ उसका, इसका जो उत्तर है क्या, देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है कि पूंजी और संपत्ति के स्वामियों को अपनी इच्छानुसार इसको प्रयोग करने का अधिकार होता है। जैसे कि मान के चलिए सर मेरे पास पैसा है और मुझे मान के चलो भाई एक एप्पल का मोबाइल खरीद लेंगे, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसके मालिक हैं, हम उसके स्वामी हैं, मेरे पास पैसा था, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर पैसा है तो आप उस पैसा का यूज कर सकते हैं, ये भी अधिकार आपको दिया गया है। फिर आगे क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 3 कि मृत्यु के पश्चात संपत्ति को वैधानिक रूप अपने उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार भी पूंजीवाद में होता है। मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो वो पैसा किनको मिलेगा, उनका बेटा बेटी घर परिवार में जो होगा उन्हीं को मिलेगा, यानी उनके उत्तराधिकारी को मिलने वाला है। ये भी जो है सर कहाँ है, तो पूंजीवादी में ये चीज भी एक दिया गया है। ये पूंजीवादी का ये विशेषता है, ये प्रॉपर्टीज, ये गुण है, ठीक है सर। आगे चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो हमारा व्यावसायिक बैंक होता है, यानी जो बिजनेस वाला जो बैंक होता है, उसका यहाँ पर 3 काम बताना है। क्या क्या है, देखिए सर बात बहुत सिंपल है। पहला आप लोग क्या बोलेंगे, ये जो व्यावसायिक बैंक होता है ना, ये क्या करता है, लोन देता है। ये क्या करता है, लोन देता है, यानी कि ऋण देता है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट समझ में आया कि जो व्यावसायिक बैंक होता है वो क्या करता है, ऋण देता है, लोगों को ऋण देता है, लोन देता है, जिसको हम साख भी बोलते हैं। तो ये तो देता है, ये चीज क्लियर हो गया। ये जो व्यावसायिक बैंक है ये क्या करता है, लोगों से पैसा लेता है।
किस रूप में? तो जमा के रूप में। आप भी जाते होंगे बैंक, तो बैंक में आप लोग क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं। तो दो चीज यहां से आपको क्लियर हो गया। एक बात क्या हो गया कि यहाँ पर पैसा जमा आप लोग दे सकते हैं, ये एक चीज हो गया। यहाँ पर व्यवसायिक बैंक का और दूसरा काम क्या हो जाएगा कि वह लोन देगा, ऋण देगा। देखिए जो व्यवसायिक बैंक जो होता है, जो आयकर जैसे कि जो इनकम टैक्स का जो भी जानकारी होता है, कौन प्रोवाइड कराता है? तो व्यवसायिक बैंक ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आयकर वाला जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को पॉइंट बना बनाकर लिख दिया है कि व्यवसायिक बैंक के 3 कार्य निम्नलिखित है। व्यवसायिक बैंक के 3 कार्य निम्नलिखित है। 2 बार लिखा गया, आप लोग एक ही बार लिखिएगा। ठीक है सर, यहाँ पर 2 बार मिसप्रिंट से लिखा गया है मात्र, लेकिन आप लोगों को एक ही बार लिखना है। चलिए आगे चलिए, देखिए यहाँ पर क्या क्या है। देखिए नंबर 1 क्या है कि एक व्यवसायिक बैंक जनता के बचत को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है। एक बात हो गया सिंपल। अगर आप लोग लैंग्वेज में लिखेंगे तो व्यवसायिक बैंक क्या करता है? जनता से पैसा लेते हैं और उनको जमा के रूप में अपने पास रखते हैं। ये एक बात हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि एक व्यवसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जरूरतमंद लोगों को उधार के रूप में पैसा देना होता है। उधार के रूप में पैसा देते हैं लोगों को, लोन के रूप में, ऋण के रूप में। ये बात क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट लिखा गया है, क्या है बात समझ सकते हैं कि ग्राहकों को आयकर संबंधी परामर्श देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ बताते वगैरह है, जैसे कि हर एक चीज के बारे में जानकारी देते हैं। आयकर यानी कि इनकम टैक्स का। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। आर्थिक एजेंट का माने क्या होता है? तो देखिए, एक आर्थिक एजेंट उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने या कार्य करने की क्षमता रखता है। मतलब ऐसा बात अगर बोला जाएगा, आर्थिक एजेंट हम लोग उसी को बोलेंगे जो किसी वस्तु को उत्पन्न करेगा या फिर काम करने का पूरा उसके ऊपर क्षमता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थिक एजेंट बोलेंगे। जैसे देखिए मान के चलिए कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता कस्टमर जिसको बोलेंगे। कोई उत्पादक है जो किसी भी चीज को उत्पादित करता है। फॉर्म है, सरकार है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? आर्थिक एजेंट हो जाएंगे। एक्चुअल में कहा जाए ना तो जो हमारा आर्थिक एजेंट होता है वो क्या करता है? किसी भी वस्तु को उत्पन्न करता है या फिर उसमें कार्य करने का क्षमता होता है, इसी को बोला जाएगा आर्थिक एजेंट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए। इनके राजस्व लेखा से आप लोग क्या समझते हैं? राजस्व लेखा के बारे में आपको बताना है। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, मतलब यहां पर बात होगा सरकार का। किसका? सरकार का। अब देखिए सरकार जो भी चीज हमें प्रोवाइड कराएंगे या फिर सरकार जो भी चीज व्यय करेंगे, ठीक है, तो हर एक चीज का जो लेखा जोखा होता है, जिस चीज में लिखा रहेगा उसी को बोला जाता है राजस्व लेखा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ मैंने आंसर में लिख दिया है। क्या लिखा है कि राजस्व लेखा में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, प्राप्तियों यानी राजस्व में सरकार क्या क्या प्राप्त किया है, तथा राजस्व व्ययों मतलब राजस्व मतलब सरकार ने क्या क्या व्यय किया है, क्या क्या खर्चा किया है, का लेखा जोखा लिखा होता है। एक वित्तीय वर्ष यानी कि एक साल में सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियों एक साल में क्या प्राप्त किया है, एवं राजस्व व्ययों को तिथिवार तथा कर्मानुसार राजस्व लेखा बहियों में लिखा जाता है। यहाँ पर जो सरकार होंगे सर, पूरे एक साल के अंदर कितना प्राप्त किए हैं, कितना व्यय किए हैं, किस डेट को व्यय किए हैं, किस डेट को प्राप्त किए हैं, हर एक चीज को सीरियल वाइज लिखा जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है राजस्व लेखा। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां होती है जिनमें निम्नलिखित 2 विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1, इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। नंबर 2, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कोई नहीं होती है। ठीक है, ये बात आप लोग नोट करिएगा। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है, देखिए कि खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए सर, अभी मैंने आपको थोड़ी पहले क्या बताया, बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। बंद माने क्या सर, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई यहाँ से बाहर आएगा। खुली माने क्या, पूरा ओपन है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, अंदर बाहर आना जाना हो सकता है। एक्चुअल में खुली अर्थव्यवस्था का माने होता है कि खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से समझे तो इसका मतलब होता है एक ऐसा देश या समाज जहां किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आदमी, मैंने बताया ना खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, यानी यहाँ पर सभी को व्यापार करने का पूरा पूरी हक है, हर कोई यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इस व्यापार पे कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे आम लोग, उद्योग और अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सके। ये बात होता है सर यहाँ पर। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यापारों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाता है। इसमें जो भी व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो मतलब अच्छा से डेवलप करे, हर एक चीज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। फिर यहाँ पर क्या है कि सरकारी नियंत्रण ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें क्या है, व्यापारियों को किसी भी प्रकार की बेईमानी से तो
ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ही कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया कि सरकारी नियंत्रण ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें व्यापारियों को किसी भी प्रकार की बेईमानी से तो रोका जाता है, पर नियंत्रण को इतना भी कड़ा नहीं किया जाता है कि ईमानदार व्यक्तियों में असुविधा हो। खुली अर्थव्यवस्था न केवल उस समाज या देश के अंदरूनी व्यापार के लिए होती है, बल्कि बाहरी व्यापार को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। नोट कर लीजिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र माने होता क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र वो आर्थिक प्रणाली है जिसमें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। देखिए बात है समष्टि, ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी आर्थिक समस्या वगैरह जो भी होगा उसका जो अध्ययन होगा, उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, जो विश्लेषण होगा, हर एक चीज का जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहाँ देखा जाता है? तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखा जाता है, इसके स्तर पर किया जाता है। आगे देखिए सर, अगला जो प्रश्न है क्या है कि विनियोग को परिभाषित कीजिए। विनियोग माने क्या होता है? तो विनियोग देखिए, विनियोग का आशय उस व्ययों से है, वही उस व्ययों से होता है क्या है जिनके करने से पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, कारखाना, मकान, फर्नीचर आदि में वृद्धि होती है। मतलब विनियोग माने क्या होगा सर? जैसे कि ये सब जो वस्तु है सर, इसमें मतलब उसका अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसमें, इस सब में मतलब इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा, ये चीज बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो सर भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है कब हुई है? 1935 ईस्वी में की गई है। 1935 ईस्वी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि प्रत्यक्ष कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर क्या है सर? प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिसे कानूनी तौर पर लगाया जाता है। जिसे लिखिएगा, ठीक है, जिसे छूट गया, ठीक है, जिसे है, जिसे कानूनी तौर पर लगाया जाता है। देखिए सर, जिस व्यक्ति के ऊपर ये कानूनी तौर पर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति को जो कर देना पड़ता है उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताया, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वाकई में अगर वीडियो पसंद आया सर नीचे कमेंट सेक्शन पे एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और आपको जिस भी चीज का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।